नमस्कार राजगढ़, मैं हूं आपका साथी राजेश गढ़वाल। आपका स्वागत है राजगढ़ लाइव पर। साथियों, अभी सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक ट्रेंडिंग है आने वाले विधानसभा चुनाव। आज हम बात करेंगे राजगढ़ विधानसभा की। सभी के जहन में एक ही सवाल है, कौन होगा राजगढ़ का सेवानायक। इसी को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ आज राजगढ़ लाइव पर मौजूद है दो मेहमान। मैं आपको उनसे परिचय करा देता हूं। पहले साथी हैं हमारे साथ कांग्रेस से राशिद जमील साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो कि कांग्रेस के महामंत्री हैं और लंबे समय से कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता, एक बड़े सिपाही हैं। आज हम बात दूसरे हमारे मेहमान गढ़ कहा जाने वाला राजगढ़ विधानसभा के तहत करीबी मंडल अध्यक्ष हैं साकेत जी और जमीनी कार्यकर्ता भाजपा के रहे हैं। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन होगा राजगढ़ विधानसभा का सेवानायक, किसको पार्टी मौका दे सकती है और पार्टी की क्या तैयारियां हैं। और तीसरे साथी हमारे साथ हैं हमारे जिले के वरिष्ठ पत्रकार श्रीनाथ नागी जी। बहुत बहुत स्वागत है श्रीनाथ जी। साकेत जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि राजगढ़ विधानसभा जो कि पिछली बार हार का मुंह देखना पड़ा, क्या कारण रहे हैं और इस बार बीजेपी की इसको लेकर क्या तैयारियां हैं। राज भाई, भारतीय जनता पार्टी 12 महीने और 24 घंटे काम करने वाला संगठन है। ये केवल चुनाव की दृष्टि से ही काम करने वाला नहीं है। हमारे कई आयाम पर, कई विषयों पे, कई क्षेत्रों में हम भारतीय जनता पार्टी काम करती रहती है। हाँ, रही बात चुनाव की, तो ये बात सही है कि हम राजनीतिक दल हैं। चुनाव जीतना भी हमारा एक सबसे बड़ा लक्ष्य रहता है। और इस बार हमारी तैयारियां, जैसा कि आप देख ही रहे हो, बहुत अच्छी है। इस बार हमारा कैंडिडेट भी तय है। हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है। हमारा केडर बेस कार्यकर्ता है हम लोग, और केडर बेस से हम मॉस बेस भी बन रहे हैं। आप देख ही रहे हो, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे पास चमत्कारी नेतृत्व है नरेंद्र भाई मोदी जी का, शिवराज सिंह चौहान जी का अकाट्य नेतृत्व है, अकाट्य, जिसका कोई अभी काट पूरे विश्व में नहीं है। और राजगढ़ विधानसभा का परचम भी इस बार मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और यहां से लगातार जीतती भी आ रही है। कुछ विषम परिस्थितियों के कारण कभी कभी हार जीत लगी है, राजनीतिक दल है। जी का कहना है कि इस बार जो पिछली बार जो वो हार, पार्टी ने हार का सामना किया था, लेकिन वो अपना गणित सुधार चुके हैं। अगला सवाल हम राशिद जमील साहब से करेंगे। जमील साहब, कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं। पिछली बार जो है कांग्रेस सत्ता में आकर सत्ता से बाहर हो गई, इस बार क्या सत्ता पर काबिज हो पाई, क्या तैयारियां हैं पार्टी। जहां तक कांग्रेस की तैयारी की आप बात कर रहे हैं, 1885 से कांग्रेस हमेशा संघर्षशील रही है और न्याय सत्य की लड़ाई लड़ती रही है। इसका इतिहास उठा के आप देख लेंगे तो चुनाव तो 47 के बाद से, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद से हम लड़ रहे थे। कांग्रेस को 1885 से ही आवाज उठाती रही है, चाहे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो या किसी अन्याय के खिलाफ हो। तो कांग्रेस पार्टी की तो सदाबहार तैयारी संगठन की हमेशा रहती है। हमें चुनाव लड़ना इसलिए है कि चुनाव लड़ने के बाद ही सही नीतियां और जनता का सही विकास कर सकते हैं। इसलिए चुनाव लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की परंपरा होती है। तो हमारी पूरी तैयारी है। और जहां तक आपने कहा कि सरकार चली गई, साकेत जी मेरे छोटे भाई कहने में संकोच हो रहा है, लेकिन सरकार हमारी गई नहीं थी, बल्कि इन्होंने कुछ बिकाऊ लोगों को खरीद ही लिया था। ऐसा पूरी जनचर्चा सारे पत्रकारों में, सारे मीडिया चैनल पे, सारे इलेक्ट्रॉनिक न्यूज पे थी। वरना जो कांग्रेस से जीता है या मुझसे जीत के अगर जाता तो ये तो मानिए जनता के साथ तो धोखा करता है। तो जनता व्यक्ति को तो 10-20% वोट देती है। इन्होंने भी कहा था कि हमारा मास कांटेक्ट हमारे इधर सदैव जीवित है। अगर इनका कोई कैंडिडेट, इनका विधायक अगर स्विंग कर जाता है ना, तो अपनी मां समान पार्टी को धोखा देता है, वो चाहे मेरी पार्टी हो चाहे इनकी पार्टी हो। तो सरकार इसलिए गई थी, आपको मालूम है। तो जीत की हमारे जिले के वरिष्ठ पत्रकार श्रीनाथ नागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे हम कि राजगढ़ विधानसभा को किस तरह देखते हैं। श्रीनाथ जी। देखिए रानी, नमस्कार। जिले की 5 विधानसभा सीटों में अपन अगर बात करें राजगढ़ विधानसभा की, तो ये मुख्यालय की सीट होने के साथ साथ इस पे
का ज़्यादा फोकस रहता है। यहाँ अभी तक 14 चुनाव हुए हैं। इन 14 चुनाव में 6 बार कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ से विजयी रहा है, 6 बार भाजपा प्रत्याशी विजयी रहा है, 2 बार यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे हैं। कुछ 2 चुनाव में लगातार ऐसे हालात बने हैं कि यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट लगातार जीते हैं, जबकि कांग्रेस के कैंडिडेट लगातार नहीं जीते हैं। रही बात सीट की बात करें तो यहाँ जातिगत फैक्टर बहुत कम काम करता है, क्योंकि जातिगत फैक्टर सबसे ज्यादा ब्यावरा और खिलचीपुर में करता है। नरसिंहगढ़ और राजगढ़ एक विधानसभा है जहाँ जाति से वोट नहीं दिया जाता। प्रत्याशी चयन के बाद मतदाता व्यक्ति को देख के, पार्टी को देख के जिताते आ रहे हैं, जो अभी तक यहाँ के आंकड़े बता रहे हैं। सबसे बड़ी की अगर हम बात करें यहाँ तो पूर्व विधायक अमर सिंह जी की यहाँ हुई, जो 51,000 से भी अधिक वोटों से जीते थे, लेकिन लगातार दूसरी बार जब टिकट गया, पितरघात हुआ, जो भी कारण रहे हैं, जो जीत थी उतने भी वोट उनको मिले नहीं थे। ऐसे ही यहाँ एक और जीत और सबसे छोटी हुई थी, वो पूर्व विधायक रघुनंदन जी की। हालांकि जीत हार का आंकड़ा हर बार के चुनाव पे अगर देखें तो 20, 10, 15 इस तरह से चल रहा है। राजगढ़ जिले के 5 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा अगर जनचर्चा का विषय है तो राजगढ़ विधानसभा चुनाव, क्योंकि यहाँ विधानसभा चुनाव के दावेदारों की सूची बहुत बड़ी है। हमारे सर्वे में सामने आया है, आपके सर्वे में क्षेत्र में आपने क्या देखा है कि राजगढ़ विधानसभा में कौन संभावित दावेदार हो सकते हैं? देखिए, दावेदारी की अगर बात करते हैं अपन तो यहाँ भाजपा से ज्यादा, भाजपा में सबसे ज्यादा दावेदार है, जबकि कांग्रेस में सीमित दावेदार है। और कांग्रेस से अगर अपन शुरुआत करें तो यहाँ जो वर्तमान विधायक बाबू सिंह तंवर है, वो सिटिंग एमएलए है, तो प्रथम दावेदार हुई। सुभाष में दूसरा सबसे बड़ा चेहरा यहाँ हेमराज कड़कोनी जो पूर्व विधायक है वो रहे। दावेदार एक यहाँ भी थे, लेकिन वो या तो कोई पार्टी छोड़ के चले गए या कोई ऐसा कारण रहा है कि वो दावेदार दूसरी जगह से दावेदारी कर रहे हैं। इसके बाद में लंबे समय से सरपंच रहे प्रेम सिंह परिहार, एक और परिवार का नाम आता है राजीव सिंह की, लेकिन ऐसे नाम कार्यकर्ता के तौर पर बहुत सारे आ जाएंगे फिर, लेकिन सीमित संख्या है कांग्रेस में। लेकिन बीजेपी में लिस्ट लंबी है। बीजेपी में हाँ देखा जाए तो बहुत लंबी सूची है। यहाँ अभी पिछली बार जो चुनाव हारे अमर सिंह जी वो दावेदार हैं, पंडित हरिचरण तिवारी दावेदार हैं, अभी वो चुनावी इसमें कुछ धार्मिक उन्होंने आयोजन भी कराए हैं। इसके बाद में 2 पूर्व विधायक और यहाँ दावेदार है, जो राजनीतिक अनुभव होते हैं, श्री रघुनंदन शर्मा जी और प्रताप मांडे जी। प्रताप मांडे जी के साथ जातिगत फैक्टर भी काम कर रहा है, तो वो भी इसमें अपने हिसाब से दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ लगातार नए चेहरों की मांग की जा रही है, और नए चेहरे में ये हो रहा है कि कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये बोल रहे हैं कि पूर्व नहीं नया चाहिए, और नया भी अभी हाल ही में आया नहीं हो। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ एक रिटायर्ड इंजीनियर है प्रताप सिंह सिसोदिया जी, वो सामाजिक फैक्टर से वो अच्छे दावेदार के तौर पर सामने आ रहे हैं। एक और रमेश तंवर जी, जातिगत अगर देखा जाए तो उनका भी नाम है। एक भी महामंत्री बने हैं जो देव सिंह सोनिया जी हैं, वो भी दावेदार जातिगत इस माना है। जातिगत चीजों से बाहर उठ के बात करेंगे तो फिर इसमें एक मनोज खड़ा जी हैं, वो भी महामंत्री उपाध्यक्ष रहे हैं, और ओपी शर्मा जी हैं। इसके बाद में दीपेंद्र सिंह जी हैं। इस तरह से कुछ नए चेहरे जो सामने आ रहे हैं, 5-6 नए चेहरे भी। हमारे पत्रकार साथी ने आपको बताया कि जो है संभावित चेहरे ये हो सकते हैं। तो सर्वे में इनके सामने आया जो बीजेपी बहुत लंबी है, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? जहां तक सामने ये आया है चर्चा में कि बीजेपी की लड़ाई बीजेपी से ही। देखिए, जो पार्टी बड़ी होती है, जिससे उम्मीद होती है, कैंडिडेट भी उसके ही होते हैं। आपको तो 5-7 नाम मिला है, मेरे पास 50 नाम है, और हमारे हर कार्यकर्ता इस लायक है कि वो चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव में कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ते हैं। हमारे यहाँ चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी की देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की फौज, हमारा केडर, हमारा विचार, हमारा नेतृत्व, सब चुनाव लड़ता है। कलेक्टिव, हमारे यहाँ कलेक्टिव काम होता है। ठीक है, किसी एक को टिकट देना होता है, इस पे लोकतंत्र की व्यवस्था है। क्या इस बार नए चेहरे को मौका मिल सकता है? जब कई कार्यकर्ताओं की पार्टी है तो क्या किसी कार्यकर्ताओं को इस बार मौका मिलेगा? बिल्कुल, किसी को भी मिल सकता है, और जो बड़े हैं वो भी कार्यकर्ता ही हैं।
हमारे नरेंद्र भाई मोदी भी एक पन्ने प्रभारी हैं बूथ के, एक बूथ के प्रभारी नरेंद्र भाई मोदी भी हैं, शिवराज सिंह चौहान भी है, मैं भी हूँ, और भी सारे कार्यकर्ता भी एक बूथ के प्रभारी है। उनको उसकी कितने बूथ की चिंता करनी होती है। हमारे यहाँ कोई भी चुनाव लड़ सकता है, एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, एक किसान का बेटा ही मुख्यमंत्री बन सकता है, हमारे यहाँ कोई भी छोटा छोटा कार्यकर्ता भी बन सकता है, क्योंकि वो उसकी ताकत नहीं होती है, वो हमारे हजारों हजारों कार्यकर्ताओं की, लाखों कार्यकर्ताओं की ताकत होती है, उसके बल पर जीतता है, जीतते आ भी सकता है। इस बार आपके चुनावी दावे और चुनावी वादे क्या हो क्या कहेंगे? 12 महीने की सरकार हमारी पूरी, मतलब 20 सालों की सरकार हमारी पूरी, 12 महीने के काम हमारा नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी, शिवराज सिंह चौहान और ऐसे कई काम जो हम कई सालों में लड़ते आ रहे हैं। धारा 370, राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड की एक अगली कड़ी जो हमने अभी स्थानीय मुद्दों की बात करेंगे, स्थानीय मुद्दों की बात करेंगे, स्थानीय क्या मुद्दे रहेंगे? स्थानीय मुद्दे तो आप बताओ, मैं समझता हूँ कुछ तात्कालिक विषय को छोड़ दें तो कोई मुद्दे बचते ही नहीं। लेकिन आज बेरोजगारी चरम पर है, यहाँ से लगातार पलायन जारी है, जो पिछली बार भी जो है चुनावी मुद्दा रहा था, लेकिन आज भी पलायन जारी है। इसको लेकर बीजेपी इस बार फिर यही वादा करेगी, क्या इन वादों में खरा उतरेगी? राज भाई, मैं आपकी आपका दुरुस्त कर दूं, पलायन की स्थिति नगण्य है। केवल एक आपका मीडिया संशोधन मांगना हो तो अलग बात है, बाकी पलायन की स्थिति नगण्य है। अब यहाँ का व्यक्ति बाहर नहीं जाता है, यदि बाहर जाता है तो पराक्रम करने जाता है, हम तो रोकते नहीं, यही लोग। अगर मान लो यहाँ का व्यक्ति बाहर जाके 10 लाख 20 लाख कमा रहा, तो क्या बुरा है? क्योंकि यहाँ पे जो रोजगार के जो एक्चुअल होना चाहिए थे, यहाँ के लोकल रोजगार होना थे, वो उतने हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाए। लेकिन अब एक सौभाग्य इनकी बात से हम पलायन रुका, उसके पूरा श्रेय जाता है माननीय नारायण सिंह जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, यूपीए के प्रधानमंत्री महोदय डॉक्टर मनमोहन सिंह जो को 100% भारत सरकार के वित्त पोषित जल परियोजनाएं मोहन पराव बना लिया, जिसकी क्रेडिट कोई भी ले लो उद्घाटन करके, लेकिन 100% मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कह सकता हूँ, 100% डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम की योजनाएं हैं। जो हमारे पास जो जमीन थी वो सिंचाई का भाव रुकी थी, पलायन रोकने का हमारा वो प्रयत्न था, जिसमें हम कामयाब हो गए। 15 महीने आपकी भी सरकार रही है, राजगढ़ में जो वर्तमान विधायक आपके लिए, उनकी ओर से कोई क्षेत्र के लिए इस तरह का कोई प्रयास किया गया है? उनकी तरफ से क्षेत्र के लिए एग्रीकल्चर ओरिएंटेड, उनके कार्यकाल के टाइम जब हमारी माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, तब उस टाइम वो प्रस्ताव जा चुका था। दुर्भाग्य से सरकार चली गई, क्यों गई आपको मालूम है, तो बजट रुक गया। उसके बाद भी लगातार उनके विधानसभा पोस्टर लगे रहे। और जो आप विधायक जी की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज, विधायक जी की उनसे माननीय कमलनाथ जी की घोषणा करवाई थी। कमलनाथ जी के टाइम पे, क्योंकि संघीय प्रणाली में एक तरीका होता है, कुछ अंश राज्य का होता है, कुछ होता है केंद्र का, तो वो प्रस्ताव भारत सरकार जा चुका था। माननीय शिवराज सिंह जी के आभारी के विधायक जी के बाबा कहने तो उन्होंने भूमि पूजन कर दिया। जहाँ इन्होंने पलायन को पराक्रम नाम दिया, वहीं राष्ट्रीय जमीन साहब ने जो है कांग्रेस की योजनाएं और उनके विकास के दावे और वादों को जो गिनाया है, आप इसे कैसा देखते हैं? देखिए, पलायन वास्तव में था, उसका कारण था खेती, सिंचाई वाली नहीं होती, बरसाती खेती होती थी, और बरसाती खेती में भी क्या सीमित फसलें, धीरे धीरे वो कम हुआ। पलायन भी खासकर चेत वाला होता था, कुछ आवश्यकता अनुसार बढ़ता गया, धीरे धीरे कम हो रहा। रही बात काम की, तो सरकार लोग बनाते इसलिए कि उसमें काम करना है। ये सरकार बनेगी तो वो उसके हिसाब से काम करेगी, ये दूसरी सरकार बनेगी तो उसके हिसाब से काम करेगी। काम दोनों सरकारों ने अपने स्तर पर किया है। अब जैसे कुछ दिनों से हम अपने मध्य 1984 के बाद में मोहनपुरा पुंडालिया जो डैम 1984 लास्ट कोला डैम बना था, उसके बाद में मोहनपुरा पुंडालिया यहाँ बना है। रेलवे का भी धीरे धीरे यहाँ काम शुरू हो गया है। मेडिकल कॉलेज, यहाँ शिक्षा और मेडिकल की, स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या थी, तो अब मेडिकल कॉलेज यहाँ बन रहा है, संभवतः सत्र से शुरू भी हो जाएगा। तो इस तरह से काम तो हो रहे हैं। कृष्णा जी, बड़ी परियोजना यहाँ पे शुरू हुई है मोहनपुरा पुंडालिया, और बीजेपी अपने भाषणों में, दावों में उसे गिनाती भी है, लेकिन क्या हर घर तक नल और नल में जल पहुंचा है? एक्चुअल में परियोजनाएं दोनों बड़ी है। 1800 गांव में एक साथ पानी पहुंचाना, 2300 गांव में से 1800 में एक साथ पानी पहुंचाना, उसके लिए लाइनें गाड़ना और टंकियां बनाना, प्रेशराइज उसको करना, तो उसमें थोड़ा समय तो लग रहा है, लेकिन उसमें काम सही क्वालिटी का नहीं हुआ। रही बात
सिंचाई की, तो सिंचाई में भी लाखों किलोमीटर की लाइन अंडरग्राउंड है। वो देश की सबसे पहली प्रेशराइज सिंचाई प्रणाली है अपने यहाँ, जो विश्व में भी सबसे बड़ी मानी जाती है। अब ऐसी सिंचाई प्रणाली को जमीन पे उतारना एक दिन का काम तो नहीं। डैम बना दिए, जब डैम बने थे तब ओपन एरिया की बात थी, सीमित रूप से जल सिंचाई होनी थी, लेकिन उसमें प्रोजेक्ट को बदला गया, प्रेशराइज किया गया। पावर की समस्या थी तो पावर को सोल्व किया, फिर जमीन के अंदर उसको एक स्कीम बनाई कि प्रेशराइज कैसे देना है, उसे ग्रेविटी से कैसे पानी पहुंचाना है, ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा से उसे ग्रेविटी में बदलना। तो इस हिसाब से उसका जब काम होने के बाद जब आज वो डैम लगभग पूर्ण तो हो गया खराब है अब, लेकिन नहरों को जो अंडरग्राउंड है उनको मूर्त रूप दिया जा रहा है। संभवतः इस साल लगभग 2-2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी, ऐसा प्रशासनिक अमले का दावा है। और अपन देख भी रहे हैं जमीन में कि ऐसा चल रहा है। अब कांग्रेस श्रेय ले या भाजपा ले, स्वीकृत उस समय को हुए थे, सहयोग की बात है, भाजपा ने जमीन को उतारा, पूर्ण किया और अब लोकार्पण जो भी कर रहे हैं वही काम चालू हो चुका था उस समय। विस्तार चलते हैं। नारायण सिंह जी आमला साहब का योगदान बता रहा है, एक माननीय सांसद जी का, एक विधायक जी का बता रहा है, बाबू सिंह तमर जी का। दोनों विधायक उस समय का विरोधी पक्ष के थे। एक विरोधी पक्ष का सांसद और विधायक क्या करोड़ों की योजना लाने की क्षमता रखता है क्या? एक बात, यदि कोई लेटर लिख दिया, ठीक है, उनका काम है लेटर लिखने का, उन्होंने लेटर लिखा, मांग भी करेंगे। अब मैं कह दूं कि साहब चांद तारा आना चाहिए, वो चांद तारे आ गए तो क्या मेला है क्या? पानी आना चाहिए, बारिश होना चाहिए, बारिश हो गई तो माननीय बाबू सिंह जी कारण बारिश हुई क्या? उसके बहुत सारे कारण रहे, उसके बहुत सारे, और यही काम यदि होना था तो माननीय बाबू सिंह जी, नारायण सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी 10 साल के विधायक रहे, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, उनके पावरफुल नेता आज भी कांग्रेस पार्टी के हैं, हालांकि वो आज प्रासंगिक नहीं है। आज जिले में, राजगढ़ जिले में स्वयं की दृष्टि से प्रासंगिक नहीं, लोग होंगे, फॉलोअर होंगे, वो अलग विषय है, बाकी भुजला प्रासंगिक वो खुद की दृष्टि से नहीं है। यदि होते चुनाव लड़ते नहीं है, यहाँ से खुद भी रावगढ़ चंचोड़ा वहां से लड़ते हैं। अगर वो होते तो 10 साल में क्यों नहीं हुआ, जब उनका सब कुछ था, जब सारी ताकत उनके पास थी, केंद्र सरकार भी उनकी थी, सारे काम थे, तब क्यों नहीं करा पाए? ये विषय था, ये विषय है इच्छा शक्ति का, ये करने का काम होता है, ये कुछ करना होता है, ये करना होता है। भाई छोटा दिल से काम करने वाला आदमी होता है, मैंने कोई करना चाहता है कोई होता है। विषय बहुत सारे, कुछ लोग बोलते हैं कि जुलैया साहब का रोल है, जुलैया साहब तो आईएएस पहले भी थे, वीरू सिंह टाइम किन्होंने रखा था उनको। इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टी की थी कि इस पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाना है, इस क्षेत्र को बड़ा करना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा। बंटी भाई, पार्टी चाहती है, बंटी भाई, अभी काम होता है। बंटी भाई, भारत की जनता की पार्टी, भारत की जनता की पार्टी नहीं है। मैं आपको प्रमाण सहित कह सकता हूँ, और अगर आप उस मेरी बात को प्रमाण के साथ नकारते हैं तो मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। 100% यूपीए सरकार के टाइम, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम की एक परियोजनाएं, प्लीज जब सरकार मोदी की और जयंती नटराजन जी के टाइम पे जो दोनों का उस टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह की टाइम में शुरू करी थी, आता ये मुझसे कह दे और निर्माण कर दे अपना सारे जीवन छोड़ भाई। और रेलवे लाइन की बात करते हैं भानु भाई, रेलवे लाइन की भानु भाई, एक महत्वपूर्ण बात बताऊं आपको, रेलवे लाइन की जनता कारण के साथ जनता तबादले की बोलते हैं, रेलवे लाइन कभी भी नहीं हुआ मुझसे, जैसे पूरा हमारा काल था ना, तो गए वहां पर आपका सेवा करता था, कितना व्यक्ति कितना कितना व्यक्ति जवाब किसने लूटी और चली तो गई। मैं निवेदन कर दूं, साहब ये आरोप तो लगते रहे कांग्रेस में, हर चुनाव में भाषणों में ये दावे वादे आरोप लगते हैं कि जो राजगढ़ के लिए जो उद्योग था एनएफएल,
राजगढ़ उस टाइम लोकसभा के माननीय सांसद थे स्वर्गीय बसंत कुमार पंडित, राजगढ़ विधानसभा के माननीय विधायक नहीं थे। मैं आपको विजयपुर लोग की बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी में फेल हो गई, करने आई थी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी कब शांत हुई थी? स्वर्गीय इंदिरा गांधी कब शांत हुई थी? वो विजयपुर में जो गाँव विजयपुर जो फैक्ट्री लगी उसका भूमि पूजन करने आई थी, लोकार्पण करने आई थी। माय डियर, यहाँ बसंत कुमार पंडित जी स्वर्गीय सांसद थे, जमुनालाल गुप्ता जी माननीय विधायक थे, उनकी आवाज में दम नहीं था। राजा साहब राघोगढ़ से विधायक मात्र थे, उस समय ये हुआ था। आपका कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, आपका आवाज उठाने वाला जो हो गया नहीं दुख जरूर है, हमें भी दुख होगा, हक नहीं मिला, लेकिन दुख जरूर है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी एक बात बताऊं राजेश भाई, अगर होती राजेश भाई छोटी योजनाएं राज्य सरकार बनाती है, बड़ी परियोजनाएं भारत सरकार बनाती है। रेलवे लाइन अपने स्वर्गीय नरसिंह रेलवे लाइन की मांग हिंदुस्तान की आधे चल रही थी, पहली बार रेलवे लाइन जो पहले सर्वे कमाई क्यों नहीं मांग की थी, बजट की होती, पूछती होती, कभी और कोई भारत सरकार की योजनाएं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हाथ में होती है। अगर आप राजगढ़ का इतिहास देखें, उन्होंने भी कहा है हमने कुछ नहीं कहा, राजगढ़ का इतिहास देखें, ये हमारे ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है। राजगढ़ में नालू बीमारी थी, बाडी के साथ कीड़ा पेट में जाता था, वो पेट से निकल के बाला बनता था। आप बताइए 85 में जब पहली बार राजा साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, उसने स्पेशल नालू परियोजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैंक्शन होकर आई थी। जितने भी कुएं होंगे उन सबको बंद करके उसने हैंडपंप लगाया था। आप रिकॉर्ड देखिए, मुझ पे विश्वास मत करिए, इनकी असत्यवाद पे विश्वास मत करिए, मेरी सत्यवाद पे विश्वास मत करिए, आप उसमें देखिएगा। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में दम रहेगा, वो गवर्नमेंट सर्वे में कांग्रेस के संभावित चेहरों के नाम जो सामने आए हैं वो है बापू सिंह तंवर, हेमराज करपोनी, प्रेम सिंह परिहार। राशिद जमील साहब से हम जानना चाहेंगे बापू सिंह तंवर क्यों? बापू सिंह जी तंवर अगर आपके हिसाब से सर्वे में आया, मेरे पास कोई सर्वे डाटा नहीं है क्योंकि मैं संगठन जुड़ा हुआ, जिसको बी फार्म मिलेगा उसे जमा कर दूंगा मैं। बापू सिंह जी तंवर के सर्वे में नाम आया है तो सिटिंग एमएलए हैं, जनता से कनेक्टिंग है, जनता से सतत संपर्क उनका बना हुआ, क्योंकि नो डाउट पूर्व विधायक थोड़ा सा दूर हो जाता है, सिटिंग एमएलए हमेशा आगे रहता है, मीटिंग में बैठता रहता है, इसलिए उनके नाम पे अगर सर्वे में आया तो उनके नाम पे इसलिए विचार। दूसरा नाम पूर्व विधायक हेमराज करपोनी जी का भी है। हेमराज करपोनी भाई साहब विधायक रहे, वो कामयाब विधायक रहे, वो चुनाव पिछली बार जब उनको टिकट नहीं मिला उससे लेके अभी तक लगभग 9 साल हो चुके हैं। वो सतत जनता के बीच में हैं, सामाजिक रूप से भी और कांग्रेस के कार्यक्रमों के बीच में, जनता की आवाज उठाने में भी, तो इसलिए उनके नाम पे भी सर्वे में उनके पॉजिटिव डाटा जा सकता है। तीसरा चेहरा सक्रिय कार्यकर्ता प्रेम सिंह परिहार का भी नाम। प्रेम सिंह जी परिहार बहुत अच्छे आदमी हैं, जनपद सदस्य रह चुके हैं, मंडी सदस्य रह चुके हैं, बहुत से उस पर रहेंगे। कभी कभी एक अफवाह उड़ जाती है कि नया चेहरा सर्वे वाले तो जनता से 1000-2000 लोग उसके चले जाते हैं, तो जो कनेक्टिंग पीपुल होता है, जो जनता के बीच में रहता है, तो उसके कहते हैं कि अगर चेंज करना हो किसको करना। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बापू सिंह तंवर रिपीट हो सकते हैं, नया चेहरे को अगर मौका नहीं मिलता है? मैं नहीं, मैं तो ये कह सकता हूँ कांग्रेस रिपीट हो रही है। ये तो सर्वे का डाटा आपने पूछा, मैंने आपको सर्वे के वो बता दी कि सर्वे के आधार पे होते हैं। मेरा तो ये है कि बी फार्म कांग्रेस कार्यालय में रखा हुआ है, जिसका होगा जाके इलेक्शन एजेंट जाके जमा कर आएगा। कांग्रेस में जहां गिनती के नाम है, वहीं बीजेपी में ये लिस्ट बहुत लंबी है। साकेत जी से हम जानेंगे, पूर्व विधायक हरिचंद तिवारी जी अगर बीजेपी की ओर से चेहरा बनते हैं तो क्या स्थिति होगी? जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। हमारे हर कार्यकर्ता लड़ेगा, जो लड़ेगा उससे जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। यदि पूर्व विधायक रघुनंदन शर्मा को बीजेपी प्रत्याशी बनाती है तो क्या परिस्थितियां होंगी? तब भी जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो हारे नहीं है अभी तक। अमर सिंह यादव, प्रताप मंडलोई, इनके भी नाम आए, लेकिन क्यों? आप अगर सर्वे में नाम आए तो जनता में रहता है, उनके नाम आते हैं। हमारे पूर्व विधायक हैं, चाचा पूर्व विधायक है, हमारे चारों हमारा कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। इसके अलावा कई कार्यकर्ता जो लगातार भारतीय जनता पार्टी संगठन में काम कर रहे हैं, वो
भी हमारे आपके सर्वे में आए हैं, नाम वो आ रहे हैं। सर्वे में नाम कांग्रेस पार्टी से केवल 3 आए, भारतीय जनता पार्टी से 15-20 नाम आपने लगभग गिना दिए। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये नेता जनता में ज्यादा रहते हैं। ये तो आप ये स्पष्ट कर लो। ये भी देखने में आ रहा है कि जहाँ बीजेपी लिस्ट लंबी है वहीं बीजेपी में गुटबाजी भी बड़ी है। देखिए साहब, बड़ा घर होगा तो थोड़ी तकलीफ तो रहेगी, परंतु हमारे यहाँ बहुत ज्यादा तकलीफ स्थिति अब नहीं है, पहले भी नहीं थी, अब और नहीं है, क्योंकि हम इस बार बहुत सही तरह से अमित शाह जी आप देख रहे हो लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। गुटबाजी को खत्म करने के लिए क्या बीजेपी नए चेहरे को मैदान में उतार सकती है? सर्वे में कुछ नए चेहरों के नाम भी सामने आए हैं। प्रताप सिंह सिसोदिया, रमेश तंवर, हाल ही में भाजपा के जिला महामंत्री बने जो देवी सिंह सोंधिया, ओपी शर्मा, मनोज हाड़ा, दीपेंद्र सिंह चौहान। क्या इनमें से भी किसी नए चेहरे को पार्टी मैदान में उतार सकती है? नए पुराने इनमें से इसके अलावा भी बहुत सारे नाम भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं, बहुत सारे लोग सक्रिय हैं, बहुत सारा केडर हमारा लगातार काम कर रहा है। हमारे आज संगठन भी लगे कई जगह काम करते रहते हैं। अब आप कई जगह सर्वे के नाम भी आ जाते हैं, आप सर्वे को बोलते रहते हैं, उसके बाद भी कई लोग छुड़ा के ले आते हैं, आपके नाम में सर्वे होंगे ही नहीं लोगों के। बहुत सारे जगह कारण होते हैं, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, हमारा संगठन देखता है किसको आगे लाना, कौन देश के लिए सही रहेगा, कौन प्रदेश के लिए सही रहेगा, कोई विधानसभा ठीक रहेगा, कौन ज्यादा काम कर सकता है। गणित बहुत सारी चीज रहती है, उसके वो हमारा विषय भी नहीं। देखो मैं बताऊँ राजेश भाई, ये हमारा विषय नहीं, हम छोटे कार्यकर्ता हैं, हमारा कतई विषय नहीं है। जो कमल का फूल लाएगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके साथ काम करेगा। ये जुडिक्शन हमारी केंद्र समिति का है, प्रदेश समिति का है, वो जिसको कर देती है हमारा हर कार्यकर्ता उसको मानता है, हर कार्यकर्ता मानता ही है, तो इसी कारण लगातार जीतते भी आ रहे हैं। सरके जी, एक जन चर्चा का और चल रही है, क्या राजगढ़ में कार्यकर्ता नहीं है, कैंडिडेट नहीं है, कोई बाहर से भी प्रत्याशी हो सकता है अन्य विधानसभा से? नहीं, अन्य विधानसभा से हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है, कार्यकर्ता तो कहीं का भी हो, बाहर के लोग भी जाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? यदि वो रेजिस्टेंस है, यदि उनमें जीतने की क्षमता है, यदि वो पॉपुलर है तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बीस भारत का नागरिक है ना वो, इससे तो वो भारत का नागरिक है, उसमें क्या दिक्कत है? राजगढ़ विधानसभा के कार्यकर्ता के सामर्थ्य पे सवाल खड़े हो रहे हैं। जनचर्चा का विषय ये है कि आपके जो वर्तमान सांसद है रोडमल नागर जी भी यहाँ पे अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, ऐसा किसी जन चर्चा है। रोडमल नागर जी माननीय सांसद है, वो माननीय सांसद जी का कार्यक्षेत्र राजगढ़ में है, वो उनको यहाँ के लोगों ने वोट दिए, यहाँ के लोगों ने वोट दिए, यहाँ के स्वाभाविक बात है, यहाँ पे जनप्रिय होंगे वो। यदि है तो, यदि आपकी जानकारी में सबका नाम आया तो हमारा कोई मैं कह रहा हूँ ना, फिर पुनः ये हमारा जुडिक्शन नहीं है, क्योंकि हमारी बाध्यता है, हमारा बहुत सारा हमारा कंट्रोल्ड है। ये जुडिक्शन केंद्र समिति का है, प्रदेश समिति का है, जिसको भी दे माननीय सांसद जी का आपने नाम लिया तो उनको वोट मिले यहाँ से, वो यहाँ पे क्षेत्र में काम करते हैं, हमारे सांसद है, अगर लड़ते हैं तो कहीं से भी 8 बजे कहीं से लड़ सकता है। इससे क्षेत्रीय कार्यकर्ता को ठगा सा महसूस नहीं करेगा? अरे अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है, और हमारे ठगा कोई होता ही नहीं है। हमारे जो काम करता है, जो लोकप्रिय है, उसको टिकट मिलता है और वो जीतता है, कोई भी हो भले। मेरे पिताजी को वो भी छुड़ा के लाई थी भारतीय जनता पार्टी, टिकट मिला, जीते, और आज भी कंसिडर है, आज भी लगातार काम कर रहे हैं। धन्यवाद राजेश। मौजूद थे आज हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस से राशिद जबीर, बीजेपी से साकेत शर्मा और हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्रीनाथ दांगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजगढ़ विधानसभा के साथ, राजगढ़ विधानसभा के बाद जो है हम अन्य विधानसभा तक भी पहुंचेंगे। जुड़े रहिए, सीधी बात मेरे साथ।